नाज़रीन, जाहिद किशोरी का इस्लामाबाद से सलाम पहुँचे। आज आपको 3 अहम स्टोरीज़ देनी हैं। पहली ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि मलिक रियाज़ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज़, उनके भाई को रिहा कर दिया गया है। वो घर वापस आ गए हैं। इस पे डिटेल स्टोरी है बहरिया टाउन के हवाले से क्या हो रहा है। मलिक रियाज़ ने एक अपील भी की है हुकूमत पाकिस्तान से, ज़रूर देखिएगा। बड़ी स्टोरी है बहरिया टाउन में रहने वाले लोगों के लिए। दूसरी स्टोरी जो कि ज़ाहिर है एक अहम स्टोरी है, मैं आपको देना चाहूँगा। साद रिजवी और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। साद रिजवी इस वक्त कहाँ हैं? क्या उन्होंने पंजाब पुलिस को सरेंडर कर दिया है? अहम स्टोरी है, डेवलपमेंट हो रही है लाहौर से। आपको मैं देना चाहूँगा डिटेल तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से और साद रिजवी के हवाले से। ज़रूर जुड़े रहेगा। तीसरी स्टोरी, और वो है आपको मालूम ही है कि इमरान खान ने कहा है कि उनको अगर पैरोल पे रिहा कर दिया जाए तो वो निगोशिएशन करवा सकते हैं, पाकिस्तान की टॉक्स करवा सकते हैं अफगानिस्तान के साथ। क्या हुकूमत ऐसा सोच रही थी? इमरान खान को रिहाई मिल सकती है? इमरान खान को अडियाला जेल से कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? क्या उनको मच जेल भेजा जा रहा है? और इसके अलावा वज़ीर आला जो चीफ मिनिस्टर बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका प्लान क्या है? पहली तरजीहात में क्या क्या है? ज़रूर देखिएगा, मैं आपको तफसीलात दूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्रिटिकल फीडबैक देना है और कमेंट्स करने हैं ताकि इन स्टोरीज को बेहतर किया जा सके। अब मैं पहली स्टोरी आपको देता हूँ, और वो स्टोरी है मलिक रियाज के बारे में। मलिक रियाज के भाई मलिक फरहद घर वापस आ गए हैं कई हफ्तों बाद। मलिक फरहद एक अहम किरदार थे। उनको गिरफ्तार किया गया था, कस्टडी में ले लिया गया था जब वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। मलिक फरहद बहरिया टाउन के साथ जुड़े हुए थे, कारोबार करते थे, और पेशावर में जो बहरिया टाउन लॉन्च होना था वो उसके समहाउ आप रूह रवां कह सकते हैं। मलिक रियाज के कई भाई हैं जो इस बिज़नेस में मुलव्वस हैं, बहरिया टाउन के साथ कारोबार करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस भी करते हैं, और मलिक फरहद का रोल एक बहुत अहम था। इसी सिलसिले में इतलात थी कि उनको नैब ने गिरफ्तार किया, और ये भी इतलात थी किसी ने उठा लिया उनको। कुछ ये कह रहे थे कि FIA ने उनको गिरफ्तार किया है। मेरे पास ये इतलात हैं कि नैब की जो इदारा उनको उनकी तहकीकात कर रहा था, उनको नोटिस भेज रहा था, नैब ने उनकी इंक्वायरी की है और कर रहा है नैब उनकी और उनकी फैमिली की भी, क्योंकि उनकी ज़मीनों के नोटिस पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, और वो बहरिया टाउन के साथ जुड़े हुए कारोबार के साथ। और ये मुझे क्रेडिबल सोर्सेज से पता चला है। उनके एक फैमिली मेंबर से बात हुई है। मलिक फरहद वापस आ चुके हैं। अब वो कहाँ हैं? मुल्क से बाहर तो कम से कम नहीं हैं, पाकिस्तान में हैं, और उन्होंने वादा किया है कि वो इन्वेस्टिगेटर से, इंक्वायरी ऑफिसर से तावन जारी रखेंगे। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है जो उस वक्त हुई है जब बहरिया टाउन के रिहायशियों ने मलिक रियाज के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम नसीर, माफ़ी देगा, आसिम मुनीर साहब से अपील की है इंसाफ की। लाखों मकीनों और मुलाजमीन ने फरियाद की है, और बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के एक फ़र्द ने मेरे साथ भी ये शेयर की है। वो अपील है क्या? उसमें अपील मैं आपके सामने बाद में रखूँगा, पहले मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा। अहम वो ये है कि बहरिया टाउन में जो 17 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था केसेस में, जो हाई प्रोफाइल केसेस थे लोगों के खिलाफ। आपने देखा होगा मलिक रियाज के कई दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था, जो उनके राइट हैंड मैन थे। कर्नल खलील को किया गया था, ब्रिगेडियर जफर को किया गया था। इन सब की जमानतें हो गई। 3 से 4 लोग हैं उनकी जमानतें अभी नहीं हुई, बाकी सब लोगों की जमानतें हो गई हैं। उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। FIA केसेस देख रही हैं। जनाब शहजाद बुखारी जो डायरेक्टर हैं FIA के, वो इस
इंक्वायरी टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम की को सुपरवाइज भी करते हैं। नैब भी देख रहा है, वो केसेस बना रहा है, नए बेनामी केसेस बन रहे हैं, बहुत जल्द उनका ऐलान किया जाएगा। और नैब की एक टीम जो है वो दुबई का दौरा भी कर चुकी है, और एफआईए की टीम भी कोऑपरेशन चाहती है। एफआईए को लिखा है, यूएई को लिखा है, लेकिन मसला क्या है, पाकिस्तान को कोऑपरेशन नहीं है, पाकिस्तान के इदारों को यूएई की जानिब से, जिस वजह से मलिक रियाज की या उनके फैमिली मेम्बरान की या की जो एक्यूज्ड हैं 190 मिलियन पाउंड केस में या दूसरे केसेस में, उनकी कोई रिपेट्रिएशन जिनके पाकिस्तान वापसी मुमकिन नज़र नहीं आती। इस वक्त बहुत मुश्किल नज़र आता है। यही एक वजह है कि एक रिलीफ, एक तरफ कर्नल खलील को ज़मानत मिल चुकी है, ब्रिगेडियर जफर को ज़मानत मिल चुकी है, अब मलिक फरहत बहरिया टाउन के भाई, मलिक रियाज के भाई, उनको ज़मानत मिल चुकी है। तो एक रिलीफ है, लगता है कि बातचीत हो रही है, और लोग परेशान हैं बहरिया टाउन में जो रह रहे हैं, जिसमें जमूद का शिकार है बहरिया टाउन, ट्रांजैक्शन नहीं है, परेशानी है लोगों को। लोग मुझसे पूछते हैं बहरिया टाउन कराची का क्या होगा, हैदराबाद का क्या होगा, पेशावर का क्या होगा, पिंडी का क्या होगा, इस्लामाबाद का क्या होगा, लाहौर का क्या होगा। तो मेरे पास जो मालूमात होती है मैं लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है उनको असेस करना, और ये आसान नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं बहरिया टाउन पे आपको स्टोरीज दूँ। मैं स्टोरीज पे काम कर रहा होता हूँ, उनके फैक्ट चेक कर रहा होता हूँ, और लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, मुतल्लिका जो हुकाम हैं कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन पे क्या पेश रफ्त है। तो अब जो अपील आई है उससे लोग परेशान हैं, और लोग परेशान रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी बिलखसूस उनकी ट्रांजैक्शन अंडर सिक्योरिटी, और ये लाखों की तादाद में ट्रांजैक्शन है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी वक्त, किसी भी वक्त इन्वेस्टिगेटर्स के नरगे में आ सकता है जो बहरिया टाउन में रहता है, उनकी ट्रांजैक्शन ट्रेस आउट हो सकती है। तो ऑल इज एब्सोल्युटली नॉट वेल आप बहरिया टाउन में अगर हैं तो। लेकिन क्रैक डाउन शुरू हो सकता है, जो हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई चीज़ें उठाई गई हैं, लोग नौकरियों से फारिग हुए हैं, और ये मज़ीद अगले आने वाले दिनों में इस तरह जारी रहेगा। मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा। मैंने अगली स्टोरी की जानिब बढ़ना है, और वो स्टोरी है इमरान खान के बारे में। पहले स्टोरी देता हूँ उन पे, उनका जो पेरोल है या पेरोल जो भी आप कहें उसको, कि ज़मानत, किसी की ज़मानत पे, शख्सी ज़मानत पे, वर्बल उस पे अदालत के हुक्म से उनको रिहा कर दिया जाए कंडीशन पे, ताकि वो मामला देख सकें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, या कोई रोल प्ले कर सकें। यही उन्होंने आज एक ख्वाहिश का इजहार किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को हुकूमत रिहा करना चाहेगी। मेरे पास ये इतलात हैं कि इस कंडीशन पे हुकूमत रिहा नहीं करना चाहेगी, और इमरान खान का पेरोल पे बाहर आना जेल से दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता है कि इमरान खान को अडियाला से शिफ्ट कर दिया जाए, किसी दूर दराज जेल में भेजा जाए, अटक किला में, या फिर मच जेल में बलूचिस्तान में, या कोट लखपत में। लेकिन उनका इन जेल में, या इस्लामाबाद की जो नई जेल बन रही है वहाँ पर एक कंपाउंड तैयार करके, लेकिन उनका सिक्योरिटी रीजन है, जिसकी वजह से हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट या जो भी मुक़्तदिर हल्के हैं वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिससे एक वो हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं और उनको कोई मसला हो जाए और मसाइल हों हुकूमत के लिए, या कोई अटैक कर दे जहाँ पर वो जिस जेल में हों, या कोई पीटीआई के वर्कर्स जो हैं या उनके जियाले हैं या चाहने वाले, उनकी रिलीज़ उनको करने की कोशिश करवाएं, रिलीज़ करवाने की। यही एक वजह है कि चीफ मिनिस्टर जो नए बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हुकूमत को सुबकी हुई है। उन्होंने कोशिश की थी उनके रास्ते में रुकावट डालने की। मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि सुहेल अफरीदी ही वज़ीर आला होंगे, हुकूमत के जो भी रुकावटें डाले, लेकिन आइनी तौर पर पीटीआई का ये मैंडेट है, और उन्होंने मैंडेट विन किया है, जिससे वो वज़ीर आला बने हैं। अब देखना ये है कि वो इमरान खान को कैसे बाहर ला सकते हैं। इमरान खान या हुकूमत सेंटर के लिए कौन सा चैलेंज सेट कर सकते हैं, सेंटर को एंगेज कैसे करेंगे, पंजाब हुकूमत को कैसे करेंगे, इमरान खान से मुलाकातें कैसे करेंगे,
یہ وہ سوال ہے، یہ وہ ٹاسک ہے۔ اب جو آپریشنز ہیں پاکستان آرم فورسز کے سلیکٹڈ ایریاز میں جہاں پر ملیٹنسی بہت زیادہ ہے، بارڈرنگ ایریاز کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کیسے رکوائیں گے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو ہرکولین ٹاسک ہیں، لٹمس ٹیسٹ ہے، چیلنجز ہیں سہیل افریدی کے لیے جو ان کو ٹیکل کرنے ہیں، سیاسی طور پر حل کرنے ہیں۔ اب وہ ایک جذباتی پی ٹی آئی کے نوجوان ورکر نہیں ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور جو آئینی عہدہ ہے ان کے پاس، اب وہ مختلف سہیل افریدی آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی کیبنٹ بھی دیکھی جانی ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اب وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے، نو فلائی لسٹ پہ ہیں، اور سینٹر کے ساتھ انہوں نے کیسے ہینڈل کرنی ہیں چیزیں، یہ وہ تمام سوالات ہیں۔ عمران خان کو کیسے رہا کروانا ہے، عدالتوں سے کیسے ریلیف لینا ہے، جو ان کے لیے چیلنج بن کے ابھر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان رہا ہوتے ہیں، رہائی دکھائی نہیں دیتی ہے، جیل سے کہاں شفٹ ہو سکتے ہیں، اس پہ بات چیت چل رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو کہاں مچھ جیل بھیجا جاتا ہے، یا پھر حیدرآباد بھیجا جاتا ہے، یا کراچی جیل بھیجا جاتا ہے، یا کوٹ لکھپت میں۔ اس پہ ابھی کچھ فائنل نہیں کہا جا سکتا۔ میں اگلی سٹوری کی جانب بڑھتا ہوں، اور وہ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان کو حکومت سوچ رہی ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے اور اس پارٹی کو بین کر دیا جائے۔ اس پلیٹ فارم سے جو چیزیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، ریفرنس بھیجا جائے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے، وزارت داخلہ کو، پھر الیکشن کمیشن کو، یا تلوار لٹکائی رکھی جائے ٹی ایل پی پہ۔ اور سعد رضوی اس وقت اور ان کے بھائی جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں، اور کسی بھی وقت پولیس کو وہ سرنڈر کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی پولیس کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی بھی وقت یہ اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے۔ ان پر مقدمات ہیں، ان کو جیل میں رکھا جائے گا، اور 400 سے زائد ورکر گرفتار ہیں، اور 300 کے قریب لگ بھگ مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں لوگوں پر جو ٹی ایل پی کے ورکرز ہیں، اور ان کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں ٹی ایل پی پر۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت اور پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اپنا بیہیویئر ٹی ایل پی کے ساتھ کیسے رکھتی ہے، مزید ایویڈنس دیتی ہے، اور جو ٹی ایل پی کے حق میں لکھ رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا پہ جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے ان کو نوٹسز جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے تحریک لبیک کے حوالے سے، اور جو تحریک لبیک کے جہاں تک کنفرمیشن تھی وہ 7 لوگوں کی ہلاکتوں کی ہے۔ اس میں کیسز جو ہیں وہ بھی شاید ٹی ایل پی کے لوگ کوشش کر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز لے کے ان کے کیسز فائل کروانے کی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عدالت کے حکم سے ہی کیسز فائل ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ان کے کیسز فائل کرے، عدالتی حکم کے بعد ہی ان کے کیسز فائل ہوں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، لیکن ٹی ایل پی کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹی ایل پی کے لیے جو سمپتیز تھی کئی انسٹیٹیوشن کے پاس یا حکومتوں کے پاس، وہ ختم ہو چکی ہیں؟ ایسے لگتا ہے ٹی ایل پی جو کہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اپوننٹ تھا، ہر حلقے میں 6,000 سے 12,000 کے قریب ان کے کینڈیڈیٹ ووٹس لے رہے تھے، 500 سے زائد کینڈیڈیٹ، اور ٹوٹل 700 سے زائد کینڈیڈیٹ الیکشن میں کانٹیسٹ کروائے تھے۔ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، ٹی ایل پی کو بین کیا گیا تھا، لیکن پھر ان کا بین ہٹا دیا گیا، اور تیسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری تھی پنجاب میں 2018 کے الیکشن میں۔ لیکن پھر ٹی ایل پی کو کیا ایک بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ریاست نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ایک ہارڈ ریاست کے طور پر آئے گی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا پاکستان افغانستان پہ سٹرائکس کر رہا ہے، حالات بہت بہتر نہیں ہیں، تو ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہارڈ سٹیٹ ہوگی۔ اب اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈائریکٹلی چیز کر رہا ہے ملیٹنٹ کو، ٹی ٹی پی کو، جو افغانستان میں ہے۔ اس میں پاکستان کو امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے ان کے پاس ہو۔ اور کیا پاکستان جو داعش کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، یا سمپتائزر ہیں داعش کے، آئی ایس کے،
اسلامک اسٹیٹ کے افغانستان میں یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جو کہ امریکہ کی ثوابدید حاصل کیے بغیر پاکستان یونیلیٹرلی ایکٹ شاید نہیں کرنا چاہے گا. تو لگتا ایسے ہے کہ ایک بڑے گریٹ گیم ہو رہی ہے افغانستان میں، جس میں امریکہ کا بڑا اہم رول ہے. چین بھی اس کو دیکھ رہا ہے. پاکستان نے دونوں ممالک کو لوپ میں رکھا ہے اور سٹرائکس جاری ہیں. اور یہ ابھی سیز فائر ہوا ہے 48 گھنٹے کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سٹرائکس ہوں گی. تو یہ ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے اس وقت جب خیبر پختونخوا میں نئے چیف منسٹر نے ٹیک اپ کیا. اب اس کی عمران خان سے میٹنگ کی توقع ہے بہت جلد آنے والے دنوں میں، اور یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر. آپ نے ان سٹوریز پہ فیڈ بیک دینا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.